आज हम पोएम डस्ट ऑफ स्नो रीड करेंगे। ठीक है, ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिनकी 9th क्लास में भी आपने पोएम पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं जो लिखते बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हैं और जिनकी पोएम को देखकर हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल पोएम है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पोएम के अंदर बहुत सी, कहते हैं ना, मिस्ट्री रहती है, या समझ लो अगर हिंदी में कहें तो उसके अंदर बहुत सी गूढ़ बातें छिपी हुई होती है। ठीक है, तो ये पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। इसमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में बड़े ही अनहैप्पी मूड में थे, सैड मूड में थे। ठीक है, और वो बताते हैं कि सैड मूड में वो हेमलॉक ट्री के नीचे आए। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, यानी कि एक जहरीले प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, तो उसके नीचे वो खड़े हुए या वहाँ पर चलते हुए आए। ये उनकी क्या गतिविधि थी ये पोएट ने अभी बताया नहीं, मतलब चलकर आए थे या खड़े थे, ये सिचुएशन इस पोएम में क्लियर नहीं है, लेकिन वो उस ट्री के नीचे खड़े थे। तो उसी समय द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। उन्होंने बताया कि सडनली क्या हुआ, एक क्रो यानी कि कौआ आया और उस पर शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। वो उसका मूवमेंट ऐसा था कि वो आकर उस ट्री पर बैठने की कोशिश कह दो, या कोई ना कोई मूवमेंट ऐसा किया जिससे वो ट्री की जो लीव्स थी, पत्तियां थी, वो हिली और उनके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी, ठीक है, उसका जो बर्फ़ जमी हुई थी वो थोड़ी सी बर्फ़, जो डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर डस्ट का मतलब वैसे देखो होता है मिट्टी, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में डस्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं वो। तो जब पोएट उसके नीचे खड़ा था, अचानक से एक क्रो आया और किसी तरीके से उसने उस हेमलॉक ट्री पर बैठने की कोशिश की, जिससे वहाँ उस ट्री की जो लीव्स थी वो हिली और जो उसके पार्टिकल्स थे स्नो के, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शोल्डर के ऊपर पड़े। ठीक है, तो शेक शुक शेकन, देखो शेक माने होता है हिलाना और शुक माने यहाँ इसका मतलब है हिला दिया। तो उस क्रो ने उस ट्री को, हेमलॉक ट्री को जो था, वो किस तरह उसके अंदर बैठने की कोशिश की, तो वो हिलने से द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के जो पार्टिकल थे वो उसके ऊपर गिर गए। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से, यहाँ फर्स्ट स्टेंजा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हैज़ गिवन माई हार्ट। तो जब वो स्नो के पार्टिकल उस पोएट के ऊपर पड़े, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो उन्होंने क्या दिया उसको, अ चेंज ऑफ मूड। अचानक से वो स्नो के पार्टिकल पड़ने से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो था वो चेंज हो गया, मतलब जो उनका नेगेटिव मूड था वो पॉजिटिव मूड में कन्वर्ट हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उसके कारण मेरे जो दिन का, ऑफ अ डे, सम पार्ट यानी कुछ जो हिस्सा बचा था, क्योंकि जिस दिन हम अनहैप्पी होते हैं उस दिन हमारा, जैसे किसी दिन अगर हम अनहैप्पी होते हैं तो हमारे डे का, जब तक हमारा मूड वापस रिफ़्रेश नहीं होता तब तक हमारा जो दिन है वो ऐसे ही सैड स्पेंड हो जाता है। ठीक है ना, तो और फिर अगर इस टाइप की कोई घटना घटित हो जाती है जिससे हमारा मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है, तो बाकी का दिन हमारा अच्छा चला जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि हैज़ गिवन माई हार्ट
अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, कि उसने मेरे हृदय में एक ऐसी आशा का संचार कर दिया या मेरा मूड चेंज कर दिया ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो कि डे बचा हुआ था उसने उस डे के हिस्से को, उस दिन के बाकी जो हिस्सा था उसको बचा लिया। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसमें देखो राइमिंग स्कीम, ठीक है, जैसे राइमिंग स्कीम ऐसे कहते हैं, जैसे माल इसका जो पीछे का पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर है क्रो और यहाँ पर है स्नो। ठीक है, जैसे हम हिंदी में तुकबंदी कहते हैं वैसे ही हम इसको इंग्लिश में राइमिंग स्कीम कहते हैं। ये क्रो स्नो मेल खा रहे हैं तो इसको हम नाम दे देंगे ए। ठीक है, और इसको भी नाम दे देंगे ए। ठीक है, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम यहाँ पर हो गई ए। और यहाँ पर है मी, तो इस मी को हमने नाम दिया बी। और यहाँ पर है ट्री, तो इसको हमने नाम दिया बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मी ट्री इनकी राइमिंग स्कीम मेल खाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं तुकबंदी। और क्रो स्नो इनकी तुकबंदी मेल खाती है। ठीक है, अब सेकंड स्टैंजा में देखते हैं हार्ट। ठीक है, और यहाँ है पार्ट, ये भी मेल खाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सी। इसको और इसको हम सी कह देंगे। और मूड, ठीक है, इसको डी का नाम दे देंगे। और रूड इसको भी डी का नाम दे देंगे। ठीक है, ओके। तो हमारी यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम हो गई वो क्या हो गई है, ए बी। ठीक है, ए बी सी डी। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको राइमिंग स्कीम किसको कहते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ओके। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं थोड़े। चल देखते हैं। अब देखो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ए डस्ट। ओके, चलो पहले सेकंड पोएम भी छोटी सी ही है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके ओके, हमारी ये पोएम है फायर एंड आइस। ठीक है, इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, फायर माने आग होता है और आइस माने बर्फ होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते एकदम सिंपल थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी मीनिंगफुल बातें हुआ करती थी। ठीक है, जैसे द रोड नॉट टेकन वाली पोएम में उन्होंने आपको बताया था कि लाइफ में कई बार ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जब हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे ही जो फर्स्ट पोएम हमने पढ़ी थी ये देखो डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये ऐसे देखने में बहुत ही सिंपल लगती है डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन इस डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम में हमें
पोएट ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि जैसे हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है, ओके, और क्रो होता है वो कोई ब्यूटीफुल बर्ड नहीं होता, उसको भी लोग अशुभ मानते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन में जो दोनों ही नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है, ना तो वो देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है और ना ही इतना ज़्यादा कोई उसके फ्रूट वगैरह, क्योंकि वो तो एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है। तो एक प्रकार से नेगेटिव सेंस में आ गया। और ऐसे ही क्रो जो है वो कोयल को शुभ माना जाता है ना, कुछ जो ब्यूटी नाइटिंगल हैं, बुलबुल हैं, उनको शुभ माना जाता है, लेकिन क्रो को शुभ नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों ने, जिनको हम नेगेटिविटी के सूचक मानते हैं, जिनको हम अपशगुनी मानते हैं, ओमियस मानते हैं, इन दोनों ही चीज़ों ने पोएट के मन में पॉजिटिविटी का संचार कर दिया, ठीक है ना। इन दोनों, हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट था और क्रो आया था, क्रो ने ही तो डस्ट ऑफ स्नो गिराया था उसके ऊपर, तो उससे उसके मन में पॉजिटिविटी का संचार हो गया था, है ना। तो इस पोएम में पोएट ने हमें ये बताया था कि नेगेटिव चीज़ें भी जो होती हैं वो पॉजिटिविटी का कहीं ना कहीं संचार कर देती हैं, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को ऐसे इन चीज़ों का अशुभ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कई बार अशुभ चीज़ें भी हमें शुभता प्रदान कर देती हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारी ये पोएम स्टार्ट कर रहे हैं हम, फायर एंड आइस, ओके। फायर का मतलब होता है आग, जैसे कि बताया है आपको, और आइस माने होता है बर्फ, सिंपल है, ओके। तो इस पोएम को भी हम देखते हैं। Some say the world will end in fire, ठीक है। कुछ कहते हैं, कुछ समझ लो, वैज्ञानिक समझ लीजिए, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि द वर्ल्ड यानी कि संसार जो है विल एंड इन फायर, उसका आग से अंत हो जाएगा, ठीक है। सम सेज इन आइस, और कुछ ये कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, वैज्ञानिक बहुत बार कहते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो इस संसार का अंत हो जाएगा, और कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, उससे भी संसार डिस्ट्रॉय हो जाएगा, संसार का विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिंपल थिंग है, ओके। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो अब पोएट क्या कहता है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि अगर मुझे कहा जाए कि आप प्रायोरिटी किसको दोगे, यहाँ जो टेस्टेड का मतलब है वो क्या है, एक प्रकार से प्रायोरिटी को है, कि प्राथमिकता के लिए कहा गया है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि अगर मुझे कहा जाए कि तुम किस चीज़ को प्राथमिकता दोगे, तो मैं किस चीज़ को प्राथमिकता दूंगा, डिज़ायर को, ठीक है। डिज़ायर का मतलब क्या होता है, जो इच्छाएं होती हैं, हमारी कामनाएं होती हैं, उसको डिज़ायर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो फायर शब्द है वो डिज़ायर के लिए आया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन में कहा गया ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पर पोएट का मतलब है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो संसार है ये बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण नष्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो अगर मुझसे कहा जाए तो मैं यही कहूँगा कि मैं प्राथमिकता जो है वो डिज़ायर को, कामनाओं को ही दूंगा, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन्हीं लोगों का साथ दूंगा, उन्हीं लोगों का फेवर करूंगा, फेवर यानी पक्ष, मैं उन्हीं लोगों का पक्ष लूंगा जो कि फायर को प्राथमिकता देते हैं, जो ये कहते हैं कि फायर से संसार नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाहता है, वो फायर के रूप में तो डिज़ायर
के लिए कहना चाहता है कि बढ़ती हुई इच्छाओं से ही संसार नष्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ती हुई इच्छाएं कैसे? जैसे अगर एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, तो वो व्यक्ति, उसके पास कुछ नहीं है, वो पैदल चल रहा है, तो उसके मन में इच्छा ये जागृत होती है कि काश मेरे पास साइकिल होती। और जब वो साइकिल अगर उसको मिल जाती है किसी तरीके से, तो फिर वो क्या कामना करता है, फिर वो ये डिज़ायर करता है कि मेरे पास बाइक होती तो ज़्यादा बेटर रहता। और जब किसी व्यक्ति के पास बाइक आ जाती है, बाइक वाला व्यक्ति क्या डिज़ायर रखता है कि काश मेरे पास कार आ जाए तो अच्छा रहे। और जब कार आ जाती है तो क्या इच्छा होती है कि हमारे पास हाई फाई कार होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए, फरारी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से व्यक्ति की जो कामनाएं होती है वो बढ़ती ही जाती हैं। ठीक है, और आजकल का जो युग है उसमें व्यक्ति की जो इच्छाएं वो इतनी प्रबल होती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि मोस्ट ऑफ लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा, इतने जुनूनी टाइप के होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें हमारा जो एम्बिशन है उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ लोगों से ये सुना होगा, है ना। तो इसको कहते हैं ये बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर की जो फायर है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों ने ये कहा कि इस संसार का अंत तो आग से होगा। ठीक है, आग से यानी बढ़ती हुई इच्छाओं से, बढ़ती हुई जो कामनाएं है इंसान के अंदर, उससे संसार नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइज, और कुछ ने ये कहा कि ये तो बर्फ से नष्ट हो जाएगा। बर्फ यहाँ पर किस लिए आया है? हेट के लिए आया है, नफरत के लिए आया है। ठीक है, तो और कुछ ने कहा कि ये तो बढ़ती हुई नफरतों से इस संसार का विनाश हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए तो मैं टेस्टेड यानी मेरी जो प्रायोरिटी होगी, मेरी जो प्राथमिकता होगी वो डिज़ायर को होगी। ठीक है, बढ़ती हुई कामनाओं को होगी। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं तो उन्हीं को फेवर करूँगा जो कि डिज़ायर का पक्ष लेते हैं, बढ़ती हुई कामनाओं का पक्ष लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश किसे कहते हैं? डाई, मरने को। ओके, और ट्वाइस कहते हैं दोबारा। बट इफ, तो यहाँ अब पोएट कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दोबारा मरने के लिए मरने का कहा जाए, कि मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि संसार 2 बार डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, तो आई थिंक, तो मैं ये सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं ये जानता हूँ, इनफ कहते हैं पर्याप्त। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि जो नफरत है वो पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये कहने के लिए दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कहते हैं विनाश को। ठीक है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं ये जानता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि नफरत जो है वो भी पर्याप्त होगी। ठीक है, टू से ये कहने के लिए दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन विनाश करने के लिए आइस बर्फ किस लिए आया है? हेट के लिए। इज ऑल्सो ग्रेट, ये कहने के लिए कि विनाश के लिए आइस जो होगी इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बड़ा महत्व रखती है। किसके लिए? विनाश के लिए। जो आइस है मतलब नफरत रूपी जो बर्फ है वो भी विनाश के लिए बड़ा महत्व रखती है। ठीक है, क्योंकि जो आज की जो संसार है उसमें लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, जेलसी की भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, नफरत एक दूसरे के प्रति बढ़ती जा रही है ना। तो इसके लिए आया है कि अगर मुझे दोबारा ये कहा जाए कि ये संसार 2 बार मरेगा, 2 बार इसका डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा, तो मैं ये कहूँगा कि दूसरी बार जो है ये इसका विनाश करने के लिए हेट जो होगी
वो पर्याप्त होगी, वो बड़े रूप में पर्याप्त होगी डिस्ट्रक्शन के लिए। एंड वुड सफाइस, सफाइस कहते हैं सफिशिएंट होने को, पर्याप्त होने को, ठीक है। ये इनफ का सिनोनियम्स है, ठीक है। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइज, और अगर विनाश करने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि बर्फ रूपी जो नफरत है या नफरत रूपी जो बर्फ है वही इज ऑल्सो माने भी, ग्रेट महान, एंड वुड सफाइस और पर्याप्त है, विनाश करने के लिए जो नफरत है वो भी पर्याप्त है, बड़े रूप में पर्याप्त है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। राइमिंग स्कीम मैंने आपको पहले वाली पोएम में भी समझाई थी कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। आई थिंक राइमिंग स्कीम इजी है तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी, है ना। जैसे देखो अब इसमें देखते हैं राइमिंग स्कीम कैसे। जैसे इसमें वर्ड क्या है, फायर, ठीक है। अब इसकी जिसको हम हिंदी में कहते हैं तुकबंदी, वो देखते हैं। यहाँ फायर है और यहाँ डिज़ायर है, फायर डिज़ायर फिर फायर, ठीक है। तो फायर को हमने नाम दिया ए, ठीक है। अब इसको डिज़ायर को भी हमने ए कह दिया और इस फायर को भी हमने ए कह दिया, ठीक है। इसको हमने ये राइमिंग स्कीम का नंबर दे दिया इनको ए, ठीक है। अब आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, ठीक है। अब इसको हमने नाम दिया, यहाँ आइस है तो इसको नाम दिया बी, ठीक है। और यहाँ ट्वाइस है, इसको भी नाम हमने दे दिया बी, ठीक है। फिर यहाँ पे आइस है, इसको भी दे दिया बी, ठीक है। और यहाँ पे सफाइस है, इसको भी हमने दे दिया बी। तो अब हमारी, ठीक है, अब हमारी यहाँ पर चलो एक दो लाइन और बच रही है, इनको भी देख लेते हैं। अब देखो फायर, डिज़ायर, फायर, ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया ए का। आइस, ट्वाइस और फिर आइस, इनको हम, और सफाइस, इसको हमने नाम दे दिया बी का। अब देखो ये तीसरी चीज़ है हेट, इसको नाम दे दिया हमने सी का। हेट, ग्रेट, इनको नाम दे दिया हमने सी का, ठीक है। हेट, ग्रेट, ये हमारी सी हो गई। तो यहाँ पर हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी, ठीक है। फिर ए बी सी और बी, ठीक है। ये हमारी हो गई राइमिंग स्कीम, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, ओके, अगर आपको ये पोएम समझ में आ गई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके।